नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ और इस क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। ओके, ए horizontal uniform beam of length 4 meter and a mass of 20 kg is supported at the end B by means of a string which passes over a smooth fixed pulley। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक बीम है, ओके, जिसकी मास यूनिफॉर्म है क्योंकि हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक बीम है हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म बीम, ओके, जिसकी लेंथ क्या है 4 मीटर। तो इसका लेंथ जो क्या है 4 मीटर, ये बीम का लेंथ कितना है 4 मीटर। ये जो 4 मीटर है और उसकी मास क्या है 20 केजी, और इसकी जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है इस रॉड की वो क्या है यूनिफॉर्म, यानी जो मासेस है तो यूनिफॉर्मली इस रॉड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। is supported at the end B by means of a string which passes over a smooth fixed pulley। देखिए, ये जो पॉइंट B में B से आपका एक स्ट्रिंग की एंड कनेक्टेड है और वो स्ट्रिंग एक पुली के थ्रू उस एक मास है, ओके, एक मास है जिस 8 केजी एक मास है, उस मास से कनेक्टेड है, ओके, इस फिगर में। और ये जो स्ट्रिंग है आपका हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाया है, जैसे कि फिगर में है। What force F when applied at the point A in a suitable direction will hold the beam in static equilibrium। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है कि कितना फोर्स, ओके, कितना परिमाण का फोर्स, और डायरेक्शन भी पूछा नहीं आपको ही ढूंढना है। तो वो सिर्फ पूछा है कितना परिमाण का फोर्स उस पॉइंट ए पे हम अप्लाई करेंगे, ओके, तभी जाके, और सुइटेबल डायरेक्शन आप ऑटोमेटिकली ढूंढ ही लगे, ओके। जब उसके एक्सप्लेनेशन करेंगे तो हम उसकी जो डायरेक्शन है वो हम उसको ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, ढूंढ लेंगे। तो सुइटेबल डायरेक्शन, ओके, सुइटेबल डायरेक्शन में पॉइंट ए में हम फोर्स F अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स F। नेक्स्ट क्या है, विल होल्ड द बीम इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तभी क्या करेगा ना, इस बीम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होल्ड करेगा, ओके। यानी कि जो बीम है वो आपका ऐसे स्ट्रेट है तो हमेशा स्ट्रेट ही रहेगा। तो आपको पास कितना फोर्स है और सुइटेबल डायरेक्शन में, ओके, वो डायरेक्शन को तो पूछा नहीं परंतु सिर्फ परिमाण को पूछा है। तो ओके, तो मैं इसको इरेज करता हूं, उसके बाद हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। इस क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान से देखिए, उसके हम अभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखिए, ये जो 8 केजी है उसको ग्रेविटी तो होगा, तो ग्रेविटी की वजह से, ओके, ग्रेविटी की वजह से तो उसकी जो वेट होगी यानी कि उसकी जो फोर्स एक्सप्रेस होगा वो क्या होगा 8g। तो g की वैल्यूज मैंने अभी पुट नहीं किया, ओके, उसको बाद में हम वो g की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ये क्या होगा 8g, ओके। तो g की वैल्यू हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में पुट करेंगे। तो अभी क्या होगी, जब उसको वेट 8g होगा तो ऑब्वियसली इस जो स्ट्रिंग होगी तो वो स्ट्रिंग क्या करेगी, उसको अपवर्ड फोर्स देगा, ओके। तो उसकी परिमाण सपोज t है, और मैं ये भी कंसीडर करूंगा कि ये जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि इस वेट की वजह से उस स्ट्रिंग का लेंथ में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, और स्ट्रिंग हमारा मासलेस है। तो अभी जो टेंशन T है वो इस ब्लॉक में है। तो अभी मैं क्या करूंगा, देखिए, ये सिस्टम अब हमारा क्या है इक्विलिब्रियम में, यानी कि ये सिस्टम भी इक्विलिब्रियम है। यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, उसकी जो एक्सटर्नल फोर्सेस है इस केस में, ओके, वो क्या होगा जीरो होगा, ये क्या होगा जीरो होगा। तो अभी इस जो टेंशन है इस पर में वो क्या है कैपिटल T है, और उसकी जो मास जो ग्रेविटी है वो 8g है। तो ये दोनों क्या होगी बराबर हो जाएगी। तो टेंशन की परिमाण क्या होगी 8g। अभी देखिए, ये टेंशन ट्रांसमिट होगा किस में, इस स्ट्रिंग में, ओके। तो ये स्ट्रिंग में जो टेंशन ट्रांसमिट होगा तो ऑब्वियसली ये क्या हो रहा है पुल्ड हो रहा है, तो टेंशन क्या होगा इस दिशा में होगा। तो इस जो बी पॉइंट में टेंशन किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा T। तो जो T के एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि T cos 30 है, और उसकी एक वर्टिकल कंपोनेंट है। तो इस जो ब्लॉक है मैं उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। तो इस ब्लॉक का आप बोलोगे आप ब्लॉक को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह क्यों ट्रीट नहीं कर रहे हो,
ये एक ब्लॉक ए बी है, उसका हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर पाएंगे। ये ओके, ये आपका मास है तो उसको हम कर सकते हैं क्योंकि उसकी जो मास है एक पॉइंट पे है, एक जगह पे है। ओके तो ये एक रॉड है, तो ये पॉइंट रॉड की ए है और दूसरा पॉइंट रॉड की बी है। तो अभी क्या होगी, इसकी मास क्या है 20 केजी, 20 केजी उसकी मास है, 20 केजी उसकी मास है। और इसकी लेंथ क्या है 4 मीटर, 4 मीटर उसकी लेंथ। तो 4 मीटर लेंथ है और 20 केजी उसकी मास है। ये जो रॉड है तो उसको टेंशन फोर्स इन इस एंड में आएगा, इस एंड में। तो इस एंड में टेंशन फोर्स टी आएगा, टी। तो ये एंगल क्या है 30 डिग्री। तो अगर मैं उसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, तो टी ये 30 डिग्री से, तो इसका टी cos 30 क्या हो जाएगा √3t/2 हो जाएगा। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा t sin 30। तो sin 30 का परिमाण क्या होता है हाफ होता है, तो ये क्या हो जाएगी t/2 हो जाएगी। तो एक हमारा √3/2t होगा और दूसरा क्या होगा t/2 होगा। अभी मैं क्या करूंगा, ये टेंशन की वजह से इस एंड में फोर्स है। तो देखिए ये जो रॉड है उसकी तो मास है, तो उसको तो ग्रेविटी अफेक्ट करेगा। तो जनरली उसको जो ग्रेविटी की इफेक्ट होगी, ग्रेविटी की जो इफेक्ट होगी, तो ये आपका यूनिफॉर्म मास होगा। तो यूनिफॉर्म मास का ग्रेविटी किस पॉइंट में, इफेक्टिव पॉइंट क्या है, देखिए रॉड ए बी आपका है। ओके ग्रेविटी हर पॉइंट में एक्ट करेगी, इस पॉइंट में एक्ट करेगी, इस पॉइंट में, सारे पॉइंट में ग्रेविटी एक्ट करेगी। परंतु ये इफेक्टिव पॉइंट जो होता है, ओके, तो उसके एक डेफिनेशन है। जब हम रोटेशनल, अभी तो हम रोटेशनल मोशन पे नहीं गए तो मैंने इसलिए उसकी थ्योरी भी नहीं मतलब ये बताया है और प्रॉब्लम्स भी नहीं किया, हम तो अभी शुरुआत में है। तो इसलिए जो क्या होगी, जो इफेक्टिव सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा तो उस ए बी की रॉड की सेंटर ऑफ मास होगी। ओके तो उस सेंटर ऑफ मास पे गिरेगा। जो इफेक्टिव सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, ओके, तो उसके सेंटर ऑफ मास में वो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा। तो ग्रेविटी की जो वजह से जो फोर्स होगी डाउनवर्ड उस मिडिल पॉइंट में होगी, क्योंकि इस रॉड है उसकी मास यूनिफॉर्म है, इसलिए उसकी जो सेंटर मास होगी उस मिडिल पॉइंट में होगी। तो सेंटर मास एक पोजीशन है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंटीन्यूअस बॉडी यानी कि एक बॉडी जिसमें जिसकी मास इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको हम कैलकुलस की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हमारे उसके लिए की जरूरत नहीं है, हमको बस जानना है कि एक बॉडी है तो उस पॉइंट में, जो मिडिल पॉइंट में उसकी सेंटर मास है, यानी कि आपकी जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा एक पॉइंट नहीं होता। तो कब होता है, जब आपकी जो बॉडी होता है वो बॉडी आपका छोटा सा साइज का होता है। यहाँ पर देखिए कितना साइज है 4 मीटर। अगर ये 5000 किलोमीटर होगा या 200 मतलब किलोमीटर भी होगा, ओके, तभी उसकी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग पॉइंट होंगे। तो ये छोटा सा 4 मीटर है, तो क्यों अलग होगी उसकी भी वजह है, तो मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूं। तो ये जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस में होगी, उसकी मिडिल पॉइंट में। तो ये होगा फोर्स, तो कितना होगा 20 into g, 20 g परिमाण का फोर्स किस पॉइंट में, इस पॉइंट में। और टेंशन की वजह से इस पॉइंट में t/2 और इस पॉइंट में √3/2 t। तो ये फोर्स हम मिल गया। देखिए मुझे इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, इसका मतलब है अगर ये सिस्टम को मुझे इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये आपका एक रॉड है, तो इस एंड में आपका रॉड रोटेट करने का संभावना है, पॉसिबिलिटीज है। ओके इस पॉइंट में आपका रॉड रोटेट कर सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो इसमें आपका रोटेशनल मोशन आ जाता है और उसके साथ साथ ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि जिस ट्रांसलेटरी मोशन, ओके, जिसमें रोटेशन नहीं होगी। तो इसमें दोनों आएंगे। तो मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूंगा क्योंकि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के थ्रू रोटेशन हो सकता है। ओके अगर आप सही ढंग से सही परिमाण का फोर्स इस एंड पे नहीं दोगे तो ये होगा। तो क्या करूंगा मैं अभी इस पॉइंट में और ये एक पॉइंट है, तो मैं चाहता हूं मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। ओके तो इसकी जो फोर्स होगी, पहले देखता हूं फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो बैलेंस होना चाहिए। फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होना चाहिए। पहले मैं ट्रांसलेटरी मोशन देखूंगा, उसके बाद रोटेशनल जाएंगे। तो क्या हो जाएगी, ये जो √3t/2 होता है, √3t/2,
तो मैं सपोज फोर्स अप्लाई करूंगा, उसकी जो कंपोनेंट होगी, सपोज मैं जो फोर्स अप्लाई करूंगा उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस दिशा में, तो मैं इसको एफ एच लिखता हूं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, सपोज एफ एच। तो मेरा जो फोर्स होगा उसकी मैं जो फोर्स अप्लाई करूंगा, ओके, उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना होना चाहिए। कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। उसके बाद उसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट देखिए, उसके t/2 किस इस एंड में t/2 फोर्स है और नीचे क्या है 20g है। तो ऑब्वियसली मैं जो फोर्स अप्लाई करूंगा ये तो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो मैं वर्टिकल फोर्स भी अप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो वर्टिकल फोर्स मैं अप्लाई करूंगा, तो सपोज मैं उस पॉइंट में जो फोर्स अप्लाई करूंगा उसकी वर्टिकल कंपोनेंट, मैं वर्टिकल कंपोनेंट और ये कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो सपोज मैं इस डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा वर्टिकल कंपोनेंट, उसको एफ भी लिखता हूं, ओके। तो एफ भी ट्रांसलेटर इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, उस दोनों फोर्स जो कि इस दिशा में है, ओके, ये दोनों फोर्स इस दिशा में है, तो वो क्या होगा, ये जो नीचे की जो फोर्स है 20g के साथ बराबर होना चाहिए। तो एफ बी आपका प्लस t/2 ये क्या होना चाहिए, आपकी 20g के साथ बराबर होना चाहिए। तो ये होता है एक इक्वेशन। और एक इक्वेशन क्या है, ये तो गया हमारा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। तो अभी क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जो टॉर्क एक क्वांटिटी होता है, टॉर्क फिजिकल क्वांटिटी। टॉर्क हम जब टॉर्क की बात करेंगे हमेशा एक पॉइंट की बात करेंगे, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। तो इस केस के लिए हम इस पॉइंट को ले सकते हैं, इस पॉइंट को भी ले सकते हैं, मिडिल पॉइंट को भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी कि उसकी जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो जो टॉर्क होगा अबव एनी पॉइंट, ओके, अबव एनी पॉइंट, वो क्या होना चाहिए, जीरो। आप इस पॉइंट पे ले सकते हो, आप इस पॉइंट में भी ले सकते हो। मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट में लूंगा, ओके, इस पॉइंट में लेता हूं। तो अगर मैं इस पॉइंट में लूंगा तो जो इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगी किस दिशा में होगी, अपवर्ड होगी, क्योंकि ये जो फोर्स क्या करेगी, अपवर्ड रोटेट करेगी। तो उसके सिंबल हो, एक सिंबल भी है। तो जो टॉर्क होता है उसकी वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं अबाउट ए पॉइंट, उस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर r और ये आपका फोर्स F, ओके, ये होता है वेक्टर फॉर्म। ये तो आपको बहुत सिंपल चीज पता है। r होता है जिस पॉइंट में आपका फोर्स एक्ट किया है, इस पॉइंट में एक्ट किया है, उसकी पोजीशन अबाउट जिस पॉइंट के थ्रू आप टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं। यानी कि P मैं अभी B पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, तो मैं B पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, तो ये जो टॉर्क होगा B पॉइंट थ्रू किस पोजीशन पे होगा, A पोजीशन पे, क्योंकि मेरा फोर्स किस पॉइंट में एक्ट किया है, इस A पॉइंट में। तो तभी मेरा टॉर्क की परिमाण r क्रॉस F होगा। यानी कि अभी मैं फोर्स और देखिए जो पोजीशन होगा, यानी कि इस पॉइंट से ये जो चीज होगा, तो ये r है और ये F है, तो r क्रॉस F क्रॉस r की डायरेक्शन किस दिशा में है, तो r क्रॉस F की डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनटू द बोर्ड, यानी कि बोर्ड के अंदर की जो डायरेक्शन है, ओके, ये हो जाएगा डायरेक्शन, ओके। तो रोटेट किस दिशा में होगा, रोटेट क्या होगा, इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, ओके, इस दिशा में रोटेट होगा। तो ये जो टॉर्क होगा तो उसकी परिमाण क्या होगी, ये जो डिस्टेंस यानी कि 4 मीटर, तो 4, ओके, और ये जो फोर्स है तो ये उसकी मैग्नीट्यूड Fb, ओके, और डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द बोर्ड। तो मैं क्या करता हूं, आउटसाइड जो बोर्ड की बाहर जब डायरेक्शन होगा तो मैं उसको पॉजिटिव लेता हूं, जब इनटू होगा मैं उसको नेगेटिव लेता हूं, तो ये इसको मैं नेगेटिव लूंगा, ओके। और अभी टॉर्क क्या होगा, और कौन फोर्स है, देखिए ये जो टेंशन की वजह से जो भी होगा, क्योंकि ये टेंशन फोर्स देखिए T है, तो T आपकी इस पॉइंट देकर गए हैं, तो R उसकी जीरो हो जाएगी, तो उसकी वजह से इस पॉइंट के थ्रू टॉर्क नहीं आएगी। किसकी वजह से, ये टेंशन फोर्स की वजह से। और कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी इस पॉइंट में एक्ट किया है और किस दिशा में, इस दिशा में, तो उसकी वजह से जो टॉर्क होगी ये R इस पॉइंट के थ्रू क्या होगी, इस पॉइंट से इसकी पोजीशन, तो अगर डायरेक्शन क्या होगी, ये वाला डायरेक्शन, और फोर्स किस दिशा में, इस दिशा में, तो r क्रॉस F, यानी कि r क्रॉस F आउटवर्ड होगा, r क्रॉस F आउटवर्ड होगा। अगर आउटवर्ड होता है तो मैं उसको पॉजिटिव लूंगा, तो पॉजिटिव, तो इसकी परिमाण क्या होगा, फोर्स की परिमाण क्या है 20g,
उसके साथ साथ उसकी डिस्टेंस इस पॉइंट बी से कितना है 2 मीटर, क्या है 2 मीटर इंटू 2, ये आपका क्या हो जाएगा 0, ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी। तो ये मेरा इक्वेशन, मुझे इससे क्या कैलकुलेट करना है, मुझसे उससे दो इसमें जो कितना क्वांटिटी आपका अननोन है, 3 क्वांटिटीज अननोन है, एक एफएच है और एक टी है, एक एफबी है। तो 3 क्वांटिटीज आपका अननोन है, एक एफएच है, एक एफबी है और एक टी है। अब ये 3 क्वांटिटीज क्या है अननोन है। तो मैं कैलकुलेट क्या करना चाहता हूं, एफ की मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तभी कैलकुलेट करूंगा जब मुझे एफएच पता होगा और एफबी भी पता होगा। तो उसको पता करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे टेंशन को एलिमिनेट करना है। तो टेंशन में किससे, मैं इससे एलिमिनेट करता हूं, इससे। तो मुझे इससे टेंशन की परिमाण क्या मिलेगी, जो टेंशन होगा वो 2/√3 एफएच होगा, ये होता है टेंशन की परिमाण। तो मैं इसकी वैल्यू क्या करूंगा, इस पोजीशन में पुट करूंगा, किस पोजीशन में, इस पोजीशन में। तो मुझे क्या मिलेगी, मैं पहले इसको इरेज करता हूं क्योंकि हमारा क्वेश्चन हम आ गए हैं, तो उसको मैं इरेज कर लेता हूं, ये वाला क्वेश्चन। तो टी की परिमाण क्या है 2/√3 एफएच। देखिए इसमें आपका टेंशन की जो वैल्यू है पहले से हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या है 8g है, क्या है 8g है। तो देखिए अगर इसकी जो टेंशन की वैल्यू अगर हमको पता नहीं है, ओके अगर पता है तो हमको 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें 3 इक्वेशन थी, ओके इस 3 इक्वेशन है अलग अलग, तो उसमें हमको अगर टेंशन की वैल्यू पहले से पता है तो हमको बस 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इनमें से कोई 2 इक्वेशन, ओके। तो इससे मैं टेंशन की वैल्यू पुट कर लेता हूं, टेंशन की वैल्यू, ओके। तो टेंशन की वैल्यू क्या है 8g है, तो ये क्या हो जाएगा 8g। तो उससे मुझे एफएच मिल जाएगा, एफएच। तो एफएच क्या होगी, अगर मैं टेंशन की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी एफएच की वैल्यू, ये क्या हो जाएगी 4√3g, ये हो जाएगा क्या एफएच की वैल्यू। तो अभी मैं टेंशन क्या पुट करूंगा 8 पुट करूंगा इसमें। अगर मैं इसमें 8 पुट करता हूं t = 8g, तो क्या मिलेगा मुझे, ये 4g और ये क्या हो जाएगी fp 16g, क्या हो जाएगी 16g हो जाएगी ओके 16। तो fh कितना होगा और fp कितना होगा, fh 4√3g और fp क्या होगा 16g। तो इससे हमको क्या मिला, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसकी परिमाण क्या मिला 4√3g और उसकी जो वर्टिकल क्या मिला मुझे 16g। तो ये मुझे मिला ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम से, किससे, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम से। अभी इस इक्वेशन को देखिए, ये जो इक्वेशन था हमारा, ये हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम था, किसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम से आपका एफ भी क्या होना चाहिए, जो एफ भी होना चाहिए उसका परिमाण क्या होना चाहिए 10g, क्या होना चाहिए 10g। 4 × 5 5 × 10, सो क्या होगा 10g। तो एफ बी की परिमाण क्या होना चाहिए 10g होना चाहिए, परंतु एफ बी की परिमाण क्या है 16g, क्या है 16g। तो इससे हमको ये पता चलता है कि आपका जो फोर्स है, ओके कोई भी फोर्स अगर आप अप्लाई करोगे, ओके यानी कि अगर आप इतना फोर्स अप्लाई करोगे उसकी मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। जो मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ की जो मैग्नीट्यूड क्या होगा एफ एच स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, ओके ये होगा एफ के परिमाण। अगर आप इतना फोर्स कैलकुलेट करते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स, तो आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, क्योंकि इस जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो सैटिस्फाई नहीं होता। ये जो कंडीशन होगा, ओके जीरो वाला कंडीशन, ये सैटिस्फाई नहीं होगा किस वैल्यू के लिए, एफ बी इक्वल टू 16g के लिए। तो इसमें जो चारों ऑप्शन थी, इस क्वेश्चन का चारों ऑप्शन थी, तो इनमें से जो आंसर होगा आपका होगा कि कोई भी फोर्स, ओके कोई भी फोर्स इनमें से, यानी कि जो हमारा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में जो फोर्स आया है, तो इनमें से कोई भी फोर्स क्या करेगा, उस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में नहीं रख पाएगा। अगर आप एफ बी 10g दोगे, एफ बी 10g दोगे, तो वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ओके क्योंकि जो एक उन दोनों वैल्यू से हमको एक ही वैल्यू देना है, 10g देना है या 16g देना है, एक ही वैल्यू देना है। तो ये अगर ये कोई एक को आप चुनोगे तो आपका दूसरा जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम का वो सैटिस्फाई नहीं होता। तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन में आप इनमें से कोई भी फोर्स दोगे, ओके वर्टिकल के लिए, हॉरिजॉन्टल तो इतना ही रहेगा,
वर्टिकल के लिए कोई भी फोर्स दोगे तो आपका इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होता है तो ट्रांसलेटरी नहीं होगा, अगर ट्रांसलेटरी होता है तो रोटेशनल नहीं होगा। तो इसलिए इस ऑप्शन के लिए जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, तो इनमें से कोई भी फोर्स की वैल्यू आपके सिस्टम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं रख पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।